वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में अकीदतमंदों के लिए टूरिस्ट गेस्ट हाउस का रखा संग बुनियाद। कहा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दरमियान इल्तवा में पड़े मामलों का हल आपसी रजामंदी से होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस को उनके फतह पर दी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत और अमेरिका के दरमियान शराकतदारी को लेकर दोहराया अज़्म। छठ पूजा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी की जारी। कहा, अक़ीदतमंद कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए अपने घरों या घर के आसपास ही मनाएं छठ पूजा। और रियासत भर में मनाया जा रहा है जच्चा बच्चा हिफाजती हफ्ता। हमला ख़वातीन और माओं को बच्चों की हिफाजत से मुताल्लिक़ दी जा रही है मालूमात। आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके लोगों के बहबूद की तमन्ना की है। वज़ीर आला ने बद्रीनाथ धाम में अक़ीदतमंदों के लिए टूरिस्ट गेस्ट हाउस का संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश महकमा सयाहत की जानिब से उत्तराखंड के चमोली ज़िले में जोशीमठ तहसील में बद्रीनाथ धाम में बनने वाले इस टूरिस्ट गेस्ट हाउस में 40 कमरे बनाए जाएंगे। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल और पार्किंग की सहूलत भी मौजूद होगी। 11 करोड़ रुपए की लागत से 1 एकड़ अराजी पे इसकी तामीर की जाएगी। वज़ीर आला ने बताया कि गढ़वाल आर्किटेक्चर में ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर इसे बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दरमियान इल्तवा में पड़े तनाज़ात का हल दोनों रियासतों की आपसी राय से किया जाएगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच बहुत सारे विवाद पिछले 18-20 वर्षों से चले आ रहे थे। नए राज्य के बनने के साथ ही ये विवाद भी साथ में चले आए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी रचनात्मक और सकारात्मक पहल से इन सभी समस्याओं का समाधान एक सम्यक रूप से करने में सफलता प्राप्त की है और आज इसी का परिणाम है कि हरिद्वार में अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का था, पिछले 19-20 वर्षों से विवाद था। उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने आपसी सहमति के आधार पर यह तय किया कि अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर उसी के बगल में एक नया पर्यटन आवास गृह भागीरथी के रूप में बनाएगा और आज वह हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है। हरिद्वार कुंभ के पहले हम उसे जनता को समर्पित करेंगे। इसी क्रम में उत्तराखंड में पर्यटन की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देगी। पर्यटन विभाग के द्वारा एक नए पर्यटन आवास गृह यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में भी यह स्वीकृत किया गया है। पिछले लगभग 1 वर्ष से एक कार्यक्रम हमारा बन रहा था कि बद्रीनाथ में जाकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना चाहिए, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ पर आपके बीच में उत्तर प्रदेश और देश की श्रद्धालु जनों की श्रद्धा का सम्मान करने के लिए इस पर्यटन आवास गृह के भूमि पूजन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडेन से फ़ोन पर गुफ्तगू की और उन्हें फ़तह की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने ये इत्तला अपने ट्वीट बंडल में शेयर की। मंगल को देर रात 2 ट्वीट को नरेंद्र मोदी ने बताया कि नवमुंतखब नायब सदर कमला हैरिस को भी मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडेन से बातचीत हुई, मैंने उन्हें जीत पर मुबारकबाद दी। हमने भारत अमेरिका के दरमियान सियासी शराकतदारी को लेकर मुसम्मम इरादे को दोहराया। इसके अलावा मुश्तरका तरजीहात को कोविड-19 वबा जैसी
चैलेंजों, आबो हवा की तब्दीली और भारत बहरुल-काहिल इलाके में ताउन जैसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। पीएम ने कमला हैरिस को अमेरिका के नायब सदर बनने पर मुबारकबाद दी। उनकी कामयाबियों का जिक्र करते हुए पीएम ने दूसरा ट्वीट किया, मैंने नौमुंतखब नायब सदर कमला हैरिस को भी उनकी फतह पर दिली मुबारकबाद दी। उनकी कामयाबी हिंदुस्तानी नज़रात अमरीकी कम्युनिटी के लिए काबिल फ़ख्र और तरग़ीब का बायस है, जो भारत अमरीकी ताल्लुक़ात के लिए ताकत का एक ज़बरदस्त ज़रिया है। बहर अरब में जारी मालाबार जंगी मशकों के दूसरे मरहले का आज दूसरा दिन है। 20 नवंबर तक जारी इस जंगी मशक के पहले दौर की ही मानिंद इस बार भी चारों क्वाड मुल्क भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की बहरी अफवाज इसमें शामिल हैं। दूसरे दौर के मालाबार जंगी मशक में INS विक्रमादित्य के साथ बहरिया का एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिकी बहरिया का निमितीज, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बहरी बेड़े भी शामिल हैं। इनके अलावा कैरियर बैटल ग्रुप के दूसरे जंगी बेड़े, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और सबमरीन भी मशक में नज़र आएंगी। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने आज कॉन्स्टिट्यूशन डे यूथ क्लब एक्टिविटीज़ का इफ्तिताह करते हुए कहा कि 2014 में मुल्क की खिदमत का मौका मिलने के साथ ही सरकार ने जो कोशिशें की थीं, यौम आइन मनाया जाना भी उसी में से एक है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं यौम पैदाइश पर 26 नवंबर को यौम आइन के तौर पर एक कौमी त्यौहार दिया। हमारा देश छठा संविधान दिवस मनाने जा रहा है और 2014 में देश सेवा का अवसर मिलने के साथ ही सरकार ने जो प्रमुख प्रयास किए थे, संविधान दिवस का मनाया जाना भी उनमें से एक है कि 2009 में ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, संविधान दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया था और 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर उन्होंने 26 नवंबर को एक राष्ट्रीय पर्व का रूप दिया। गुजरात के वडोदरा बागुरिया क्रॉसिंग हाईवे पर आज सुबह 2 ट्रकों के टक्कर होने से 9 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंतज़ामिया ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात में हुए सड़क हादसे पर गम का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि वडोदरा में हुए सड़क हादसे से गमज़दा हूँ। महलूकीन के अहल खाना के तईं ताज़ियत और ज़ख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ करता हूँ। जल्द जाए हादसे पर इंतज़ामिया हर मुमकिन मदद कर रहा है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त इक़दामात की मदद से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ारत सेहत और कुंबा बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरीन में से अब तक 83.35 लाख मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। इसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 93.52% हो गया है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात घटकर 1.47% रह गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के मद्देनज़र छठ पूजा के लिए एक एडवाइज़री जारी की है। अक़ीदतमंदों से अपील की गई है कि वो अपने घरों या अपने घरों के बाहर छठ पूजा मनाएं। पूजा के लिए नदियों और तालाबों के किनारे ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए अर्ज़ दिए जाने के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया जाएगा। बिहार, झारखंड और मशरक़ी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा जुमे को है। इस त्यौहार की शुरुआत आज से हो रही है। इसमें छठ माता की पूजा और सूरज को अर्घ दिया जाता है। पूरे बिहार का ये वाहिद ऐसा त्यौहार है जिसे हर तबके के लोग एक साथ मनाते हैं। ये त्यौहार 4 दिन तक चलता है। पहले दिन आज नहाए खाए है, कल खरना है, जुमे को छठ पूजा और शनिचर को सुबह अर्घ दिया जाएगा। ये सूरज और कुदरत के तईं इजहार तशक्कुर का त्यौहार है। लखनऊ के प्राग नारायण रोड वाक़े चाइल्ड होम जाकर चीफ एकेडमिक एडवाइज़र पूजा प्रसाद और प्रिंसिपल शिमशा सोनी ने कोविड-19 के गाइडलाइन की मालूमात बच्चों को दी।
चाइल्ड होम में रहने वाले बच्चे कैसे कोरोना से दूर रहें, इसके लिए उन्हें बेदार किया गया। यहाँ रहने वाले बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जिस सामान की ज़रूरत होगी वो उन्हें मुहैया कराया जाएगा। त्योहार का समय है, दिवाली अभी अभी होके चुकी है, तो हम चाहते थे कि जो थोड़ा बहुत हम छोटा सा एक प्रयास किया है बच्चों के चेहरे पे खुशी लाने का, यहाँ आके पता चला कि इन बच्चों के आगे की क्या ज़रूरतें हैं। तो हमारा स्कूल इस संस्था से जुड़ेगा और आगे जो कुछ भी यहाँ की ज़रूरतें होंगी, से बच्चों ने कहा कि उनको कंप्यूटर चाहिए, तो हम लोग उसको प्रोवाइड कराएंगे। ये हम लोगों ने दीपावली के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोचा कि जब छोटे बच्चों का स्कूल हमारा भी है, हमारे स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर के 8 तक के बच्चे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ दूसरे ऐसे बच्चों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट लाई जाए जो कि अंडर प्रिविलेज हैं, जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ नसीब नहीं होती हैं। तो थोड़ा हम लोगों ने उस चीज़ को भी लाने की कोशिश की है अपनी तरफ से। और बच्चों को जैसा कि मैं देख रही हूँ कि बच्चे खुश हैं, जो भी हमने उनको खाने पीने के लिए दिया है वो देख करके, प्लस जो हम लोग मिलने जुलने आए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि हमने जो एक पैर आगे बढ़ाया था, कदम बढ़ाया था, लक्ष्य जो था हमारा, उसको हमने प्राप्त किया है। आज अच्छा लग रहा है। आज आलमी यौम COPD है। दुनिया में COPD अमवात का एक बड़ा सबब है। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिससे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है और मरीज़ की हालत संगीन हो जाती है। आइए जानते हैं COPD होने के क्या सबब होते हैं और इससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाहिए। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD एक श्वसन रोग है जिससे दुनिया भर में काफी लोग प्रभावित होते हैं। ये रोग धीरे धीरे बढ़ता है और फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, जिससे व्यक्ति के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आज विश्व COPD दिवस है। COPD का मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगर इसको हिंदी में हम देखें तो क्रॉनिक का मतलब जो लंबी बीमारी है, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब जो सांस की नाली में नैरोइंग कर देती है, सिकुड़न कर देती है, सांस की तकलीफ है। लोग अपने घर में चूल्हे में खाना बनाते हैं जिसमें वो लकड़ी यूज़ करते हैं, गोबर यूज़ करते हैं, और उससे जो धुआं पैदा होता है घर के अंदर, वो जो हम हमारे सांस की नाली में जाता है, तो उससे COPD हो जाता है। और ये लड़कियों में होता है, यंग एज में होता है, और ये भी प्रिवेंटेबल है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से ग्रस्त व्यक्ति में हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर और कई अन्य गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। जिनको COPD होता है उनको आस्ता आस्ता सांस की तकलीफ होती है, खांसी होने लगती है। सर्दियों के मौसम में खांसी ज़्यादा होती है और खांसी के साथ फिर सांस चढ़ने लगता है। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और जिन लोगों को COPD काफ़ी ज़्यादा होता है उनको घर में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, इन्हेलर लेना पड़ता है, और कई लोगों को नेबुलाइजर जैसे मशीन से भी दवाई लेनी पड़ जाती है। इसलिए COPD को अगर रोकना है तो हमें एक तो धूम्रपान बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, और बायोमास एक्सपोजर जो घर के अंदर होता है उसको भी हमें रोकना पड़ेगा या उसको बिल्कुल कम करना पड़ेगा। सही प्रबंधन द्वारा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। उसके लक्षणों को नियंत्रित कर कई अन्य बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 7 साला तकरीबात के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। 25 नवंबर को 7 साला तकरीब के अख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल शरीक होंगे। प्रोग्राम का इफ्तिताह 19 नवंबर को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ करेंगे। तकरीब में होने वाले प्रोग्रामों की इत्तला देते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आलोक राय ने बताया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी मुल्क की 11वीं यूनिवर्सिटी होगी जो अपनी 7 साला तकरीब मनाएगी। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में हफ्ते भर चलने वाले प्रोग्रामों में फिल्मी दुनिया से लेकर अदीब, शायर समेत तमाम सियासी लीडर और एलुमनाई शामिल होंगे। ये अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है कि लखनऊ विश्वविद्यालय को अपनी स्थापना का 100वां वर्ष मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय एक हफ्ते का एक सेंटिनियल सेलिब्रेशन प्लान कर रहा है, जिसका उद्घाटन 19 तारीख को दिन में 11 बजे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश इनॉग्रेट करेंगे, और जिसका समापन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री मोदी जी उसमें सहभागिता करेंगे वर्चुअल माध्यम से। उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री
ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी और हमारे डिप्टी सीएम साहब भी उसमें उपस्थित होंगे। इसके अलावा 21 तारीख को लखनऊ विश्वविद्यालय अपना कॉन्वोकेशन भी मना रहा है, जिसमें ऑनरेबल हर एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ मैडम उसमें शिरकत कर रही हैं। तो इसके अलावा इस सप्ताह व्यापी कार्यक्रम में स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, आर्ट्स फेस्टिवल है, लिटरेरी फेस्टिवल है, हर शाम 5:30 बजे से कल्चरल इवनिंग है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में 4 विभागों के अपनी म्यूज़ियम हैं, प्लस लाइब्रेरी का अपना एक अलग म्यूज़ियम है। इन 5 का विज़िट भी प्लान है। हेरिटेज वॉक है, 22 तारीख को सुबह एक सेंटिनियल वॉक है और इसमें तमाम अलग अलग प्रकार से स्टूडेंट्स की कल्चरल एक्टिविटीज़ भी प्लान है। तो एक सप्ताह व्यापी उत्सव लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में मना रहा है। हर साल की तरह इस बार भी रियासत भर में 15 नवंबर से 21 नवंबर तक नवज़ायदा हिफाजती हफ्ता मनाया जा रहा है। इस दौरान अस्पतालों में मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए हामला ख़वातीन और माओं को नवज़ायदा बच्चों की हिफाजत के मुतल्लिक़ मालूमात फराहम कराई जा रही है। इस मौके पर KGMU के क्वीन मेरी अस्पताल में मुनक़िद प्रोग्राम में अस्पताल की प्रिंसिपल मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुधा वर्मा ने बताया कि माँ का दूध बच्चों के लिए अक्सीर होता है, जो बच्चों को हर बीमारी से महफूज रखता है। उन्होंने बताया कि हर रोज़ अस्पताल में आने वाली हामला ख़वातीन का रजिस्ट्रेशन और बच्चों को ऊपरी ग़िज़ा और टीकाकारी जैसी अहम मालूमात फराहम कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि हामला होने पर ख़वातीन अपने करीब के अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। देखिए, यहाँ पर ये हम लोगों ने जो ये नवजात शिशु सुरक्षा सप्ताह है, ये बेसिकली जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स OPD में आ रहे हैं, इंडोर में जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, उन सभी लोगों को हम लोग ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में अगर पेशेंट अपनी डिलीवरी कराते हैं तो उनको यहाँ पर स्पेशलिस्ट की राय मिलती है, गायनेकोलॉजिस्ट की भी, और जो पीडियाट्रिशियन बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनकी भी सहायता मिलती है। और हम लोग हर दिन एक एक्टिविटी प्लान करी है इसके लिए, जिसमें कि बच्चे को कुछ चीज़ों से जो बच्चा जिनसे सुरक्षित रह सकता है उन चीज़ों के बारे में एजुकेट किया जा रहा है। और कि जैसे कि बच्चे को टीकाकरण पूरा होना चाहिए, डिलीवरी के जस्ट बाद उसका ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करानी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग से क्या फ़ायदे होते हैं, तो ये OPD में भी हम लोग बता रहे हैं। और इंडोर में जो पेशेंट्स नॉर्मल डिलीवरी वाले और सिजेरियन वाले हैं उन सभी को इन चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चित्रकूट में कौमी देही रोज़गार मिशन के तहत तश्कील 410 ग्रुप की ख़वातीन को आंगनबाड़ी से तकसीम होने वाली मुक़व्वी ग़िज़ा के तौर पर ड्राई फूड तैयार करने का काम मिला है। ग्रुप की ख़वातीन सूखा अनाज, गेहूं, चावल, दाल की पैकिंग को आंगनबाड़ी बहनों के ज़रिए हामला ख़वातीन, बच्चियों और तग़ज़िये की कमी के शिकार बच्चों को अलग अलग मक़दार में तकसीम कर रही हैं, जिससे तग़ज़िये के शिकार बच्चों की सेहत तेज़ी से बेहतर होगी। वहीं ख़वातीन भी ताकतवर बनेंगी। ज़िले में कुल 959 आंगनबाड़ी मराकज़ों के तवस्सुत से 80,000 मुस्तफ़दीन इसका इस्तेफ़ादा करेंगे। मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और हमें इस बार सरकार की योजना के अनुसार हमें ये राशन बांटने का काम मिला है, जो आंगनबाड़ी दीदी के अनुसार है। और हम लोग वो गेहूं और चावल हमें मिला है, ऊपर से कोटे से प्राप्त हुई है, और दाल हम अपने पैसे से उठा रहे हैं जो हमारे खाते में आया था CIF के पैसे से। और ये हम पैकिंग का काम कर रहे हैं और पैकिंग का हमें पैसा मिलेगा और हम दीदियों को बहुत अच्छा लग रहा है। समूह से जुड़ने से पहले कुछ भी नहीं था मतलब मेरे पास, और जब से समूह से जुड़ी तब मुझे बहुत लाभ हुआ है। हर चीज़ का इधर उधर मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मुझे किसी चीज़ की कमी होती है तो अपने समूह से मैं ले लेती हूँ और अपना खर्चा भी कर लेती हूँ। और हमारे समूह में आंगनबाड़ी आई है, जिसे हमें कोटा मिला है गेहूं, चावल, दाल, सूखा राशन वितरण करने के लिए, वो सब मैंने किया है। सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर ड्राई राशन वितरण की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जनपद चित्रकूट में 410 समूह हमारे मैप किए गए हैं राशन की दुकानों से, और वो सभी हमारे समूह उस एरिया में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं
उनके कार्यकर्त्रियों से तालमेल बिठा करके जितने हमारे पात्र लाभार्थी आंगनवाड़ी के माध्यम से सूची प्राप्त करके उन सभी को राशन वितरण का कार्य किया जा रहा है। रियासती सरकार ने फिल्म सनत को फ़रोग़ देने के लिए उत्तर प्रदेश में जो पॉलिसियां बनाई हैं उसका असर नज़र आने लगा है। भोजपुरी और हिंदी की फिल्मसाज उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर पर लखनऊ के आसपास शूटिंग को तरजीह दे रहे हैं, जिसमें लखनऊ का देही इलाका मलिहाबाद पसंदीदा इलाका बन रहा है। बबलू संग बबली भोजपुरी फिल्म के मुहूर्त के मौके पर फिल्मसाज संजीव तिवारी ने बताया कि मलिहाबाद में ज़्यादातर फिल्में बनाई जा रही हैं। ये एक फिल्मी मिनी हब बन चुका है जहां फिल्म से मुख्तलिफ लोकेशन और सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। लखनऊ में शूटिंग होने से मुकामी फ़नकारों को भी अपना फ़न दिखाने का मौका और रोज़गार दस्तयाब हो रहा है। जी, मलिहाबाद क्षेत्र में अभी यहाँ पे बहुत सारी फिल्में शूट हो रही हैं रेगुलर क्षेत्र। अभी क्या है कि ये एक मिनी हब हो गया है शूटिंग के लिए। यहाँ पे सारी चीज़ें वो जो शूटिंग के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं इजीली। तो और यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी हैं, तो इस वजह से मलिहाबाद चुना गया। जब लखनऊ में शूटिंग होती है तो लखनऊ के जो आर्टिस्ट हैं जो मुंबई नहीं जा सकते हैं किसी फैमिली कारण से या किसी और कारण से, तो उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका मिलता है और यहाँ के आर्टिस्ट को रोज़गार मिलता है, उनकी फैमिली का पालन पोषण होता है। तो यही विनती है कि लखनऊ में ही रोज़गार प्रदान कराएं, फिल्म सिटी बनाएं। अब देखिए, लखनऊ में अगर शूटिंग होती है तो यहाँ के जो कलाकार हैं उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, हमको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, जो कि हम बम्बई जा कर के नहीं दिखा सकते हैं। और हमारे जैसे यानी कितने कलाकार हैं जो ये काम नहीं कर पाते हैं। बहुत टैलेंट है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में बहुत टैलेंट है। अगर लखनऊ में बन जाएगा तो बहुत सी प्रतिभाएं निखर के आएंगी। आगरा में मुल्क के दस्तकारों का मेला मंगल से शुरू हो गया। ये दस्तकारी मेला 13 दिसंबर तक चलेगा। दस्तकारी मेले में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मगरबी बंगाल समेत 10 रियासतों के कारीगर अपनी दस्तकारी की नुमाइश कर रहे हैं। यहाँ स्वदेशी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट उत्सव यहाँ आयोजन किया गया है। यहाँ तकरीबन 10 से 12 स्टेट हमारे देश के पार्टिसिपेट इन्होंने किया हुआ है। एमपी, कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। यहाँ जैसे कि हम जानते हैं गुजरात है, राजस्थान है। राजस्थान से राजाबाड़ी एक फर्नीचर है जो कि बहुत राजा समय पे चलते थे, वो फर्नीचर यहाँ पे आया हुआ है। और गुजरात से मिरर वर्क में कच्छ वर्क शॉल्स वगैरह हैं। एमपी से चंदेरी सिल्क साड़ीज़ हैं। बनारस अपने उत्तर प्रदेश से बनारसी सिल्क साड़ीज़ हैं। कलकत्ता से शांति निकेतन सिल्क साड़ीज़ हैं, सूट है। और कांथा वर्क में बुटीक साड़ीज़ हैं। जैसे हम जानते हैं पीएम मोदी जी इनकी एक पहल है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो यहाँ बुनकर्स कारीगर्स के लिए यहाँ पे किया गया है। और ये बहुत एक उतना कदम रखा गया हमारी ट्रस्ट की ओर से, जो कि रोजगार एक सब लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ये सेट सर क्वार्टन किया, ये कोरोना के चक्कर में मद्दा होना पड़ा है, इसलिए फिर ये माल घटाना पड़ा है पैसे का। ओरिजिनल माल है सर क्वार्टन का। क्या दाम रखा है? इसका दाम है 150 का आएगा, 250 में 2 हैं। मैं जोधपुर से। ये फर्नीचर रहता है सर, एंटिक फर्नीचर। किस तरह का फर्नीचर? इसमें सर जैसे आपका ये होता है एंटिक होता है सब, ये पहले ज़माने के जो यूज़ करते हैं रजवाड़ी लोग, वो उसका एक नया लुक दिया गया है सर उसमें। ये हमारा पूरा मुगल वर्ष का जो होती है टेल्स जो होती है वो लगाया है, और बाकी सारा ये उसमें होता है शीशम के लकड़ी में बनाया हुआ है। बुंदेलखंड के ज़िला ललितपुर में किसानों के खेतों तक आबपाशी का पानी पहुंचाने के लिए जाकलॉन पंप कैनाल स्कीम चलाई जा रही है। बेतवा नदी पर बने राजघाट पानी के ज़ख़ीरे से बिजली से चलने वाले पंपों से पानी लिफ्ट कर नहरों तक पहुंचाने का काम किया जाता रहा है। इस काम में सालाना 7 करोड़ से ज़्यादा की बिजली खर्च को देखते हुए सरकार के MNRE और एक निजी कंपनी के ताउन से सोलर एनर्जी से चलने वाला प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। खुद कफील स्कीम के तहत 54 करोड़ की लागत से
इस नहर पर 5.92 मेगावाट सलाहियत का सोलर प्लांट लगाने का काम मुकम्मल कर लिया गया। सराहनीय योजना है। ये पहली लिफ्ट कैनल ऐसी परियोजना है जो सोलर आधारित है और 6 मेगावाट का प्लांट जो है वो यहाँ पे सोलर का इस्टेब्लिश्ड हो गया है, जिस पे थोड़ा काम चल रहा है। और यहाँ से 35 किलोमीटर तक के किसानों को लगभग पानी की सिंचाई होती है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है ये बंदरगुड़ा जो बेतवा नदी पे बनाई गई है। यहाँ पे पानी लिफ्ट करके किसानों तक पहुँचाया जा रहा है और किसानों को इससे हद से ज़्यादा फ़ायदा होना है। पानी की व्यवस्था और पर्यटन व्यवस्था वगैरह हर तरीके से हम लोगों को फ़ायदा होता है। और मोदी जी द्वारा ये प्रदेश का पहला ग्रीन सोलर सिस्टम चलाया जा रहा है और बहुत ही अच्छा काम कराया जा रहा है मोदी जी द्वारा। गांव का विकास होना है, किसानों को भी दिक्कत नहीं होनी है। जो हमारा जाखलोन पंप कैनाल है उसमें से जो पानी ऊपर आने के लिए नहरों में जाने के लिए बहुत ही पैसे लगते हैं। ये जो हमारा पानी है ये मिनरल वाटर से भी महंगा है। सर ये प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर योजना और प्लस MNRE के संयोग से जैक्सन कंपनी द्वारा इस परियोजना को लगाया जा रहा है। यह एक कैनाल टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट है। इस परियोजना से यहाँ के किसानों को बहुत लाभ होगा, काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। और इस परियोजना से लगभग सालाना आपका 1 करोड़ यूनिट जनरेट होंगे प्रति वर्ष, जिससे सिंचाई विभाग का बिजली का बिल आधा हो जाएगा। तो ललितपुर में जो जाखलोन पंप नहर है वो उसे ही सोलर पंप से चलाने की उसकी व्यवस्था की गई है। जो ये राजघाट जलाशय से 60 क्यूसेक क्षमता के 5 पंप सेटों से पानी लिफ्ट कर संचालित किया जाएगा। इसकी परियोजना पे जो टोटल लागत है ये करीब 54 करोड़ 29 लाख है और काफ़ी हद तक परियोजना पूर्ण हो चुकी है। और टेस्टिंग उपरांत जो है ग्रिड से सिंक्रोनाइजेशन का कार्य प्रगति पर कराया जाएगा। इसको इस पंप कैनाल के बन जाने से इसमें विद्युत व्यवहार में कमी आएगी और इससे प्रतिवर्ष कम से कम 60 लाख ग्रीन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन इसमें प्रस्तावित। और अब आप दूरदर्शन न्यूज़ उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और हालात हाज़रा के प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको www.com/DD न्यूज़ UP पर लॉग ऑन करना होगा। और अब अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के बाहरी बद्रीनाथ धाम में अक़ीदतमंदों के लिए टूरिस्ट गेस्ट हाउस का रखा संगे बुनियाद। कहा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दरमियान इल्तवा में पड़े मामलों का हल आपसी रजामंदी से होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस के उनकी फतह पर दी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने भारत और अमेरिका के दरमियान शराकतदारी को लेकर दोहराया अज़्म। छठ पूजा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी की जारी। कहा अक़ीदतमंद कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए अपने घरों या घर के आसपास ही मनाएं छठ पूजा। रियासत भर में मनाया जा रहा है बच्चा हिफाजती हफ्ता। हामला ख़वातीन और माओं को बच्चों की हिफाजत से मुताल्लिक़ दी जा रही मालूमात खबरों में। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, आदाब। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। माँ
से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं के.एल. शर्मा, गवर्नमेंट हुसैनाबाद इंटर कॉलेज लखनऊ, आपके सामने केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आ रहा हूं, जो कि हमारे दैनिक जीवन से बहुत ही अधिक रिलेटेड है। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें जीवित रहने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो है ऑक्सीजन। मतलब कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी।